नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मिल पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी पेडागोजी पढ़ने वाले हैं और हिंदी पेडागोजी से हम लोग जिस प्रकार से 15 क्वेश्चन हल कर रहे हैं उसी प्रकार से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हल करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ तैयार हो जाइए। शिक्षण शास्त्र के बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम लोग उपस्थित हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। मतलब यह कि जब बालक पढ़ता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसमें से एक उद्देश्य क्या है। पहला कार्य कि प्रवाह के साथ पढ़ना, यह मुख्य उद्देश्यों में से नहीं माना जाता है, यह गलत हो जाएगा। ऊंचे स्वर और स्पष्ट रूप से पठन, जरा ये बताइए कि क्या बालक कभी प्रवाह के साथ जो धारा प्रवाह होता है उस तरह से पढ़ सकता है? तो ये उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है। ऊंचे स्वर और स्पष्ट रूप से पढ़ना ये उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना, जी हाँ, ये पठन के मुख्य उद्देश्यों में से सम्मिलित है। सी वाले आंसर ही करेक्ट हो जाएंगे। और लास्ट आंसर भी हम पढ़ दे रहे हैं आपको। कह रहे पाठन के समय विराम चिन्हों और अस्तर शैली का प्रयोग करना। मेरे दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना कि बच्चे के लिए जो बच्चा होता है ना, जो बच्चा होता है, इसके लिए किसी विशेष व्याकरण की या व्याकरणिक जो नियम है इसकी बहुत आवश्यकता नहीं होती बच्चों को, ठीक है ना। बच्चों को कभी भी विराम चिन्हों की बात कर दिया जाए तो भाई बच्चा अभी सीख रहा है ना, तो विराम चिन्हों की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये सब आपके गलत हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर केवल सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि सार्वभौमिक व्याकरण। देखिए यहां पर दिया है कि सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नॉम चॉम्स्की द्वारा दी गई है। सार्वभौमिक व्याकरण है क्या चीज, ये जानना चाह रहा है। विकल्प ए में कह रहा है आपका कि सभी के द्वारा सर्वत्र अनुसरित बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है और लोगों द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। नहीं, यह गलत है आपका। बी में क्या कह रहा है भाई, देख लेते हैं कि सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का जो समूह। देखिए ये आपका सार्वभौमिक व्याकरण से ही कहते हैं कि जो सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का जो समूह है इसे हम लोग सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। इसका स्पष्ट जो है परिभाषा दिया हुआ है इसमें। कह रहे सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए आधारभूत अग्रवर्ती व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह। तो अग्रवर्ती व्याकरणिक सिद्धांत नहीं होता है, बुनियादी व्याकरणिक जो सिद्धांत होते हैं इसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वभौमिक व्याकरण का नाम दिए हैं। तो इसका सही आंसर बी ही होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और डी वाले में कह रहा है कि सार्वभौमिक रूप से माननीय कार्य अभ्यास है जिन्हें समय के साथ व्याकरण के रूप में जाना गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो विकल्प आपके यहां पर बी करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न संख्या हम लोग 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यह कह रहा है कि भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए। सपोज कर लीजिए कि भाषा अध्यापक है, कोई भी भाषा अध्यापक है, और वो जब प्राथमिक स्तर पर वह पोस्टर दिखाता है, कोई भी चित्रों को दिखाता है, प्रस्तुत करता है। जैसे मान लीजिए कि ए लिखा हुआ है और ए से बना हुआ कोई एक प्लास्टिक का कार्ड नहीं आता है, उसको दिखाता है, वो कहता है देखो ए है। तो इससे बच्चे जो है वो रुचि लेते हैं पढ़ने में। बच्चों का जो आपका अध्ययन अध्यापन का जो कार्य होता है ये बहुत ही इंटरेस्टेड होता है, रुचिकर होता है इसमें, और बच्चे इसमें पढ़ने में इंटरेस्ट उठाते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर किस ऊंचाई पर करना चाहिए। कह रहा है उन्हें सुरक्षित रखने और फटने से बचाने के लिए इस ऊंचाई पर रखना चाहिए जहाँ शिक्षार्थी न पहुँच सके। भाई इसका अर्थ ये नहीं होता है शिक्षार्थी जब पहुँच ही नहीं सकेगा, उन चीज़ों को जान नहीं पाएगा, तो इसका शिक्षार्थी के लिए क्या मतलब है। अगला कह रहा है आपका कि इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सके और पढ़ सके। बिल्कुल, शिक्षार्थियों के लिए यह सुविधा होना चाहिए कि जहां पर शिक्षार्थी उन्हें छू सके और उसे पढ़ सके। तो पोस्टर चित्र ऐसे होने चाहिए। आगे कह रहा है कक्षा के बाहर, कभी भी कक्षा के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर नहीं लगाया जाना चाहिए। पुस्तकालय में लगाने चाहिए जहां शिक्षार्थी जाएं और सामग्री की खोज कर सके। नहीं, यहाँ पर सबसे सही आंसर होगा कि सुविधाजनक ऊंचाई, जहां पर छात्रों के लिए सुविधा होती है, विद्यार्थियों के लिए सुविधा होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करें कि बुनियादी साक्षरता एवं गणित FLN मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। पहले कार्य कि पूर्व विद्यालय से ही अंग्रेजी भाषा लागू करना। आप सोच सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर यह तय किया गया है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना चाहिए। किस भाषा में? मातृभाषा में जो है वो शिक्षा दिया जाना चाहिए।
तो आप कैसे कह सकते हैं कि पूर्व विद्यालय से ही अंग्रेजी भाषा लागू किया जाना चाहिए? ये तो सरासर गलत हो जाएगा आपका, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है, किसी भी हाल में नहीं होगा। दूसरा कार्य कि नियमित रूप से कक्षा परीक्षण आयोजित कर आकलन को बाल मित्रोत्व बनाना। देखिए ये बात तो सही है कि जब हम लोग कक्षा परीक्षण आयोजित करते हैं तो जो आकलन होता है वो बाल मित्रोत्व बनता है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर यह संभव नहीं होना चाहिए, है ना। बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं गणित, ये FLN मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की बात कर रहा है, तो बी वाला इसीलिए गलत हो जाएगा। उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनसे शिक्षार्थी परिचित हैं। कभी भी आप बुनियादी साक्षरता और गणित मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करते हैं या बच्चों को भाषा सिखाते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि बच्चों को कोई चीज़ सिखाने में प्राथमिक स्तर पर ये होना चाहिए कि बच्चों के लिए उन भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि शिक्षार्थी या जो बच्चा है वो उससे परिचित हो सके। और कह रहा है कि निर्देश का माध्यम बदलकर अंग्रेजी, कभी भी नहीं होना चाहिए ये चीज़। इसका सही आंसर सी ही होगा। कभी भी आप भाषाओं को या फिर प्रारंभिक जो भाषाएं हैं, बच्चे की मातृभाषा है, उसको बदल करके अंग्रेजी कर दें, फ्रेंच कर दें, स्पेनिश कर दें, ये कभी संभव नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गीतिका बिहार में रहती है, वह अपने पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी। वह मैथिली भाषा बोलती है, आप क्या करेंगे? सोचिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि एक लड़की है, वो बिहार में रहती थी और अपने माता पिता के साथ वो दिल्ली चली आई है। अब सोचिए कि दिल्ली जो खड़ी बोली का क्षेत्र है, आपका हिंदी भाषिक क्षेत्र है, आपकी कक्षा में पढ़ने लगी, वो मैथिली भाषा बोलती है, यानी वहाँ की क्षेत्र जो मिथिला क्षेत्र है बिहार का, उस क्षेत्र से संबंधित जो भाषा है वो मैथिली भाषा वो बोल लेती है। कह रहा है आपका कि आपको क्या करना चाहिए भाई? पहला कार्य कि उससे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक जो काम कक्षा में हुए हैं उन्हें जानने के लिए कहेंगे। दूसरी बात जानते हैं, आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस कर सके। तीसरा कार्य कि आप उससे विद्यालय की माध्यम भाषा हिंदी में बात करेंगे जिससे कि वह जल्दी से जल्दी हिंदी सीख ले। आप उससे हिंदी लेखन के बहुत से अभ्यास कार्य देंगे क्योंकि उसे हिंदी, देखिए प्राथमिक स्तर की बच्ची है और आप उसको हिंदी में लेखन कार्य पहले ही दे देंगे, तो ये तो गलत होता है आपका। विद्यालय की जो माध्यम भाषा है हिंदी, उसमें बात करेंगे, गलत है। बच्चे जब भी प्रारंभिक कक्षा में हैं और मान लीजिए कि वो क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो आपका नियम ये कहता है कि भाई आप उसकी भाषाओं में बात करने का प्रयास करिए। हमेशा आप बच्चे की भाषाओं में बात करने का प्रयास करिए और कक्षा में उसकी जो भाषा है उसको, अपनी भाषा को बोलने का अवसर दीजिए। समझ रहे हैं? यानी आप उनसे क्या करेंगे? अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे। ए वाले पर अगर जाते हैं हम, वैसे डी वाला सी वाला तो खारिज हो गया। अगर एक की बात करते हैं तो उससे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक जो काम कक्षा में हुए हैं उन्हें जानने के लिए। देखिए, जब तक वह अपनी मातृभाषा में बोलेगा या बोलेगी बच्ची, तो कैसे वो घुल मिल सकती है जब उसकी भाषा अलग है ना। ये थोड़े से उसके लिए क्रिटिकल काम होता है। तो आप क्या करेंगे? आप उनसे अनौपचारिक बातचीत करेंगे। अनौपचारिक बात होता है जो स्कूलिंग भाषा होती है, ये विशेष तौर पर स्कूल की जो भाषा होती है यह औपचारिक भाषा होती है। लेकिन आप छोटे बच्चे से कैसे बात करेंगे? उससे अनौपचारिक भाषा का ही प्रयोग करेंगे। अनौपचारिक भाषा का मतलब होता है कि आप उसकी भाषा में, जैसे घर परिवार की जो भाषा होती है उस भाषा में आप बातचीत करने का प्रयास करेंगे जिससे बच्चा चीज़ों से रूबरू हो सकता है और उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे, यानी वो बोलने के लिए उसको स्वीकृति देंगे कि हाँ वो अपनी भाषाओं को बोल सकती है, जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस कर सके। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको धीरे धीरे पॉइंट्स को बता रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 3-4 वीडियो मेरे देखने के बाद आप पेडागोजी को इतना आसानी से सॉल्व करने लगेंगे कि 15 क्वेश्चन में आप मिनिमम करेंगे तो 14 क्वेश्चन आसानी से कर देंगे। बस आप वीडियो को देखते रहिए लगातार। करें, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता है? पोर्टफोलियो में कौन सा नहीं रखा जा सकता है? पहला कार्य चित्रकारी। चित्रकारी को पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्यपत्रक, जिसको हम लोग वर्कशीट कहते हैं, रख सकते हैं इसको भी। कक्षा में हुई चर्चा, जो कक्षा में, अच्छा फोटोग्राफ, इसको भी रख सकते हैं। इन सारी चीजों को पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन जो कक्षा में हुई चर्चा है इसको पोर्टफोलियो के अंतर्गत हम नहीं रख सकते हैं।
तो छठे नंबर का जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छे में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु यानी थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। एक अच्छे किसमें, ये कह रहे अनुच्छेद में, प्रारूप में, पैराफ्रेज में या संपादन में। देखिए जो अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जो पैराग्राफ होता है जो दिया जाता है और उससे जो विभिन्न वाक्य हैं उसका हम लोग हल देते हैं। तो एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु यानी थीम को उभारने में मिलकर के कार्य करते हैं। तो प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा, इसमें बहुत कुछ सोचना भी नहीं था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है। यह विस्तृत पठन होता है या सस्वर पठन होता है या गहन पठन होता है या फिर निर्देशित पठन होता है। देखिए जो पठन का तरीका है, जो जिसको गहन पठन कहते हैं, जो गहन पठन होता है, ये गहन पठन पंक्ति दर पंक्ति संकेत देता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, गहन पठन होगा। सस्वर पठन क्या होता है, जैसे जब बालक स्वयं से या किसी चीज को बोल करके पढ़ता है तो इसको सस्वर पठन कहा जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहे कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। जो कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश है उसको किस रूप में हम लोग वर्णित कर सकते हैं। पहला कह रहा है आपको कि एक खेल कक्ष के रूप में जिसमें कई झुनझुने व खिलौने हैं, या कक्षा में पठन कोना, या कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं। मतलब जो एक मुद्रित समृद्ध परिवेश की अगर हम बात करते हैं तो कक्षा में प्रदर्शित जो बच्चों के कार्य हैं, जो चार्ट हैं, जो पोस्टर हैं, जो कविताएं हैं, इनके माध्यम से हम मुद्रित समृद्ध परिवेश को वर्णित कर सकते हैं। और डी वाले को भी एक बार देख लेते हैं कि कक्षा में ऐसा स्थान जहां विद्यार्थियों की कॉपियां, कक्षा प्रदत्त कार्य और गृह कार्य। नहीं, ये नहीं होगा आपका, तो सी आंसर आपके यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। 9 नंबर का सी आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अधिगम में संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को व्याकरणिक नियम सीखने में मदद करता है, या किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है, या पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करता है, या कविता और कल्पनापरक कहानियां लिखने में मदद करता है। जो भाषा अधिगम में संदर्भ है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो संदर्भ महत्वपूर्ण क्यों होता है, इसका अर्थ यह होता है कि देखिए संदर्भ महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि जब हम किसी विशेष शब्द का अर्थ समझते हैं तो उसमें यह संदर्भ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे मान लीजिए हम कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं तो किसी विशेष शब्द का जो है अर्थ निकालते हैं, तो ये जो अधिगम में संदर्भ होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो किसी विशेष शब्द का अर्थ समझने में ये मदद करता है। तो प्रश्न का सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 11 करे कि भाषा, ये भाषा है आपका, भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। यानी बुनियादी वर्षों का मतलब होता है कि जैसे जो मूलभूत जो वर्ष हैं, जो मूल वर्ष हैं, यानी प्रारंभिक वर्ष हैं, एक तरह से कह सकते हैं, जो प्रारंभिक वर्ष हैं 1 to 5 तक, तो पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है। ये तो बात सही है, जब हम दूसरे विषयों को समझते हैं तो उसमें समझने में मदद करता है। दूसरा कार्य कि अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा में अवधारणाएं समझाना आसान है, क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी होते हैं। तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा। कार्य कि विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर क्यों कहा जाता है, ये सरासर गलत हो जाएगा। इससे कक्षा को बहुभाषी बनाने में मदद मिलती है और विद्यार्थियों को कक्षा में प्रयोग की जा रही सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त करने में, देखिए ये भी नहीं है। मातृभाषा इसलिए होनी चाहिए कि यह दूसरे विषयों को समझने में या दूसरी भाषाओं को सीखने में यह मदद करता है, या चीजों को सीखने में बच्चों को मदद करता है। ये आपका सही ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। देखिए नहीं वाली जो बातें हैं वो जरूर पढ़ेंगे हम लोग। पहला कार्य कि क्वेश्चन कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पद है जो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं माना जाता है, जिसमें एक कार्य कि सामाजिक अंतःक्रिया। देखिए बच्चा जो है, ये कहते हैं वाइगोत्स्की
कि जो बच्चा है वो सामाजिक अंतःक्रिया तो करता है, तो ये तो सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं। मदद या सहारा देना बिल्कुल सही है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, निकटस्थ विकास का क्षेत्र भी आपका मदद करता है, ठीक है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। और कार्य भाषा अर्जन उपकरण, भाषा अर्जन उपकरण जो होता है यह सामाजिक सैद्धांतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। मेरे दोस्तों, जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इससे संबंधित क्या क्या पाठ होते हैं? एक तो सामाजिक अंतःक्रिया हो गया, दूसरा मदद या सहारा देना, ये भी हो गया आपका, तीसरा भाषा हो गया, लिख लेना इसको, भाषा हो गया, संस्कृति हो गया, संस्कृति हो गया, ये सभी आ जाते हैं। और जो आपका निकटस्थ विकास का क्षेत्र है ये भी आता है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जैसे वाइगोत्स्की ने माना कि संभावित विकास का जो क्षेत्र होता है इसके अनुसार व्यक्ति को इस स्तर पर सिखाने के लिए, मतलब सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, इसको हम लोग कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो सी वाला भी आंसर आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें डी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। करे कि ध्वनि ग्रामिक, जिसको हम लोग स्वनिम कहते हैं, स्वनिम होता क्या है? विशेष तौर पर ध्वनियों का जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग स्वनिम कहते हैं। तो कह रहे कि ध्वनि ग्रामिक यानी स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित होता है? पहला कह रहे कि ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता है, या बोले जा रहे शब्दों में स्वनिम को पहचानने और प्रयोग करने की योग्यता है, सटीकता और प्रवाह के साथ शब्दों को पढ़ना या सही वर्तनी के साथ लिखना। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा यानी ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की जो योग्यता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग ध्वनिग्रामिक जागरूकता कहते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यह कह रहा है कि बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं जब, यानी बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान और उन्हें समझ कब कर पाते हैं? पहला कह रहा है कि जब वे अध्यापक का बारीकी से अवकलन, बच्चे कभी अध्यापक का बारीकी से अवकलन क्या करेंगे? कोई मतलब नहीं है इसका। कह रहे बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन में भाग लेते हैं, गलत है आपका। आगे कह रहे कि एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं। और कह रहे वयस्क की मदद से, वयस्क की मदद हो या अध्यापक की मदद हो या अध्यापक का अवलोकन हो, ये सब सही नहीं होते हैं। एकीकृत तरीके से जब बच्चा भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं तब ये कहते हैं कि बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं और उन्हें ये समझ जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यह करें निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है? ठीक है, अब यहां पर कह रहा है आपका कि एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं के विकास को बाधित करता है। ये जरूरी, ये कोई मतलब नहीं है इसका कि एक भाषा में निपुणता जो होती है वो दूसरी भाषाओं के विकास को बाधित करता है, गलत है आपका। ये भाषा अधिगम के बारे में कतई सही नहीं है। दूसरा कार्य कि विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबद्धता से होता है, ठीक है, अंतर संबद्धता से होता है, यानी विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे देखिए कार्य मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषा सीखने में कठिनाई बिल्कुल नहीं उत्पन्न करती है मातृभाषा, और ये नहीं तो ये सहायता करती है, ठीक है। लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरी भाषाओं को सीखने में समय नहीं बचता, ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी विभिन्न भाषाओं में निपुणता का जो विकास है ये अंतर संबद्धता से होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर भी होगा। तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जब सर्च करेंगे SANNIWESH सन्निवेश सर, तो उस टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।